चलिए अब चलते हैं हम अपनी अगली पुस्तक की तरफ। ग्राम संगठन की 10वीं पुस्तक है बैंक लिंकेज समीक्षा रजिस्टर। बैंक लिंकेज समीक्षा रजिस्टर, सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं इसकी। जिस पुस्तक में वीओ से जुड़े हुए समूहों को बैंक से प्राप्त ऋण तथा ऋण वापसी का विवरण लिखा जाता है उसे हम बैंक लिंकेज समीक्षा पुस्तक कहते हैं। यानी कि ये वो पुस्तक है जिसके अंदर ग्राम संगठन से जुड़े हुए सदस्य समूहों को बैंक से कितना कितना ऋण प्राप्त हो गया है और किस किसने अपना ऋण समय पर चुका दिया, कौन सा समूह डिफॉल्टर है, ये सारी जानकारी इस रजिस्टर से पता चल जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये रजिस्टर केवल समूह की देखरेख के लिए ही रखा गया है कि कौन सा समूह अपना नियमित ऋण वापस कर रहा है। इसके लाभ है कुछ, वीओ में कितने समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त हुआ है इसका पता चल जाता है। नंबर 2, कौन सा समूह बैंक ऋण समय से वापस कर रहा है इसका पता चलता है। तीसरा, डिफॉल्टर समूहों को सही करने में मदद मिल जाती है। और चौथा, नए समूहों को बैंक से लोन दिलाने में मदद मिलती है। केवल ये ग्राम संगठन में जो पुस्तक है ये समूह और बैंक की जो लेन देन होती है, यानी कि समूह और बैंक के बीच में जो लेन देन है, केवल उसके आंकड़े ग्राम संगठन के पास रहे और ग्राम संगठन उसकी रिपोर्ट तैयार करके सीएलएफ को भेज दे, उसके लिए पुस्तक हमारी काम में आती है। ये पुस्तक कुछ इस प्रकार की होती है। इस पुस्तक में हम बैंक के ऋण लिखते हैं और इस पुस्तक के कॉलम अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ये सारे के सारे कॉलम उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से हमने आपको ग्राम संगठन ऋण की पुस्तक लिखनी सिखाई थी। ग्राम संगठन ऋण पुस्तक में भी 14 प्रकार के कॉलम थे और इसी 14 प्रकार के कॉलम इसमें भी है। इसमें और उस पुस्तक में केवल एक ही अंतर था कि इसमें पदाधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होते, पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होते, लेकिन जो हमारा 14वां पॉइंट है उसमें बैंक में जमा किया गया दिनांक होता है, जबकि उस पुस्तक में हमारे बैंक की नगद राशि थी। अब चलते हैं हम इसके अभ्यास की तरफ। अब हम चलते हैं बैंक लिंकेज समीक्षा रजिस्टर पुस्तक का अभ्यास पर। आप एक बार इस पुस्तक को देखिए। इसमें सेम वही तरीका है जो कि हमारी ऋण पुस्तक के अंदर हमने जो आपको सिखाया था उसी तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि कॉलम वॉलम सब सेम है। जैसे कि वही 14 प्रकार के कॉलम है, वही मांग राशि है, वही बकाया के साथ मांग है, वही वापसी विवरण है, वही बकाया और शेष ऋण राशि। बस चेंजेस है 14 नंबर के कॉलम में। क्यों? क्योंकि ग्राम संगठन जो समूह को ऋण देता है उसके अंदर लेन देन होता है तो वो उसका विवरण नगद पुस्तक में आता है, तो इसलिए आखिरी कॉलम नगद पुस्तक का है। चूंकि ये ग्राम संगठन देखरेख के लिए है तो ग्राम संगठन को ये पता होना चाहिए कि समूह ने बैंक में पैसा कौन सी तारीख को जमा कराया है, तो वो तारीख हमारी लिखी जाती है आखिरी वाले कॉलम में। बाकी का पूरा डाटा वैसे का वैसा ही लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं लोन की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक में 2 प्रकार के लोन चलते हैं। एक चलता है अपना टर्म लोन और एक चलता है सीसी लोन। टर्म लोन कैसे लिखा जाता है और सीसी कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण के तौर पे पहले हम समझ लेते हैं टर्म लोन को। टर्म लोन में क्या होता है कि किस्त और ब्याज दोनों निर्धारित होते हैं कि बैंक ने कितनी किस्त लेनी है और कितना ब्याज लेना है। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जैसे को XYZ किसी भी समूह का नाम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे समूह का नाम है जय दुर्गा, ऋण की संख्या 3, वितरण की तिथि 1/1/2019 और ऋण का उद्देश्य हो गया आजीविका वृद्धि के लिए। गांव का नाम बरथल और ग्राम संगठन हो गया उजाला। कुल ऋण की राशि 1 लाख रुपए बैंक ने दिया है, ठीक है। और किस्त की जो राशि बैंक ने रखी है वो रखी है 10,000 रुपए महीना और किस्तों की संख्या 10 और ब्याज दर
ब्याज दर बैंक वाले जो लेते हैं, कहा जाता है कि 8%, 7%, वो जैसा भी बैंक वाले निर्धारित कर ले। हम यह मान लेते हैं बैंक वाले की जो निर्धारित कॉस्ट है वो है 12% पर ईयर। ठीक है, आपने केवल वही ब्याज दर लिखनी है जो आपका बैंक बताता है। इसके लिए आप बैंक से स्टेटमेंट निकलवा कर एक बार चेक कर सकते हो कि बैंक वाले कितना ब्याज ले रहे हैं। अब हम इन 10 किस्तों को यहाँ पे बराबर 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे, परंतु हमें आपको दो चीजें बतानी है, एक तो हमें टर्म लोन और एक सीसी लोन। पहले हम इसी का टर्म लोन के तरीका बता देते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, ये मान लेते हैं 5 किस्तों का हिसाब हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमें किस्त और ब्याज डिवाइडेशन बराबर करना होगा। 1 तारीख को पैसा लिया था 1 जनवरी को, तो 1 फरवरी 19, 1 मार्च 19, 1 अप्रैल 19, 1 मई 19 और 1 जून 19। 10,000 रुपए 1 महीने की किस्त, तो यहाँ पे 10,000 रुपए हमने डाल लिया। अब हम चलते हैं इसके ब्याज की तरफ। जैसा कि समूह में तो ब्याज पता चलता है कि घटते क्रम में ले रहे हैं, लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं, एक फिक्स किस्त बंदी होती है कि आपको 11,000 रुपए महीना जमा कराना है, 10,000, 15,000 ये महीने का जमा कराना। उसमें हमें पता नहीं होता कि आखिरकार ब्याज कितना है। इसमें एक तरीका तो ये है कि या तो बैंक से आप स्टेटमेंट निकलवा लीजिए या कुछ बैंक में जाके पता कर लीजिए कि एक मंथली प्लान बैंक वाले बना के रखते हैं, वो मंथली प्लान उनसे ले लीजिए। और यदि मंथली प्लान आप नहीं ले सकते तो आप अपना आसान रास्ता एक ही है कि आप क्या कीजिए कि जो बैंक ने आपको किस्त दी है बनाकर, उस किस्त को टोटल किस्तों से डिवाइड कर ली और मल्टीप्लाई कर दीजिए। उदाहरण के तौर पे जैसे हमें 10 किस्त बनाई है, 1 लाख की 10 किस्त बना दी, 10,000 रुपए तो किस्त हमें पता है 10 किस्त 10,000 लगनी है, परंतु बैंक ने हमें ये बोला है कि आपको 11,200 रुपए हर महीने जमा कराना है। कितने पैसे? 11,200 रुपए। तो 11,200 रुपए के हिसाब से अगर हम 10 किस्तें देंगे तो पूरी राशि हो जाती है 1,12,000 रुपए। कितना? 1,12,000 रुपए। यानी कि 10 महीने में बैंक वाले 12,000 रुपए क्या ले रहे हैं हमसे? ब्याज ले रहे हैं। तो 12,000 जो ब्याज ले रहे तो 10,000 तो हमने डिवाइड कर दिया, 10 10 10, 1 लाख तो ये डिवाइड हो गया। बाकी का जो 12,000 ऊपर का पैसा लिया वो ब्याज का लिया है, तो उस 12,000 को भी हम 10 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा? 1,200 रुपए ब्याज। अब ये मान लेते हैं 1,200 रुपए हर महीने बैंक ब्याज ले रहा है। आप थोड़ी सावधानी ये रखना, यहाँ पे हम क्या कैलकुलेशन ले रहे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है ब्याज ज्यादा है कम है, इसकी गहराई में मत कूदना, क्योंकि बैंक वाले इतना ब्याज नहीं लेते। वो तो हमने यहाँ पे केवल एक उदाहरण लेकर आपको समझा रहे हैं, ये केवल एक उदाहरण है, इसको प्रैक्टिकली मत लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बकाया के साथ मांग में अगर हम 10,000 रुपए और 1,200 रुपए मांगे और बैंक की एक किस्त इन्होंने समय पे चुका दी। अब जो यहाँ पे तारीखें चलेगी 1, 2, 19, 10,000 रुपए जमा करा दिया, 1,200 रुपए भी जमा करा दिया, टोटल हो गया 11,200 रुपए। बकाया कुछ नहीं, शेष ऋण राशि बच गई 90,000 रुपए। अब जो ये 10,000 प्लस 1,200 यानी कि 11,200 रुपए जमा कराया था, वो कौन सी तारीख को बैंक में जमा कराया था, वो तारीख यहाँ पे आएगी माँ। और जो हम ये तारीखें लिख रहे हैं, यहाँ पे जो तारीख आएगी और ये तारीख आएगी, ये ग्राम संगठन की बैठक की तारीख आएगी। तो उदाहरण के तौर पे ये मान लेते हैं कि इन्होंने फरवरी का पैसा 27/1/19 को जमा करा दिया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट मंथ में फिर इनकी डिमांड 1,200 रुपए, और ये पैसा जमा नहीं कराया तो ये पूरा हमारा बकाया में चला जाएगा।
और शेष ऋण राशि रह जाएगी 90,000। जैसा कि यही पैटर्न मैंने आपको उसमें अगली बार जब इसको चुकाएंगे तो ये बकाया के साथ मांग हो जाएगी 20,000 और 12 दूनी 2400 ब्याज, 2400 ब्याज होगा। परंतु यहाँ पे हो सकता है कि 2400 की भी राशि बढ़ जाए, क्योंकि बैंक में जो किस्त ब्याज ड्यू हो जाता है उस पर बैंक वाले पेनल्टी लेते हैं 300, 350, 500, जो भी बैंक वाला पेनल्टी लगता है वो जुड़ जाता है। तो वो जोड़ करके यहाँ पे राशि आएगी, फिर उस राशि को चुकाना पड़ेगा। और 1 अप्रैल 19 20,000, 2400, 22,400, बकाया कुछ नहीं बचा, राशि बची 70,000। ठीक है, ये थोड़ी सी आप लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी कि किस्त ब्याज बैंक का अगर ड्यू होता है तो पेनल्टी लगेगी और इस तरह से ये चलेगा। ये तो हमारा टर्म लोन का तरीका है। टर्म लोन का तरीका और बैंक जो ग्राम संगठन ने समूह को ऋण दिया था, ये तरीका दोनों सेम है, लिखने का तरीका सेम है। बस इसमें और उसमें फर्क ये है कि जो ये बोर्ड पे मैंने अभी बताया ये वो लोन है जो कि समूह को बैंक ने दिया है, और जो ऋण पुस्तक में मैंने आपको पहले बताया था वो वह ऋण था जो कि ग्राम संगठन ने समूह को दिया था। लिखने का तरीका दोनों में सेम है, और जैसा मैंने बताया इसके इस तरीके से आप लोग एक काम कर लेना। बाकी अब इसी के अंदर मैं आपको सीसी लोन के बारे में बताता हूं कि सीसी लोन कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे हम लाइन डाल लेते हैं ताकि ऊपर का भी ना मिटे, और अपना नीचे की लाइन में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सीसी लोन, सीसी ऋण, सीसी ऋण के बारे में। सीसी ऋण में क्या होता है? सीसी ऋण के अंदर बैंक वाले एक लिमिट तय कर देते हैं और उसी लिमिट के अंतर्गत समूह को पैसा लेना होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम इस समूह की मान लेते हैं, ये जय दुर्गा समूह था, इसका 1/1/2019 को लिमिट बन गया 1 लाख रुपए। अब इसमें किस्तें निर्धारित नहीं होती, इसमें किस्त राशि नहीं होती। इसमें क्या करना होता है, 1 लाख लिमिट बन गई, परंतु इस 1 लाख पे आपका ब्याज शुरू नहीं हुआ। क्यों शुरू नहीं हुआ? क्योंकि ये 1 लाख की लिमिट बनी है, पैसा आपने निकाला नहीं है। मान लो 1 तारीख को तो लिमिट बनी है और आपको सूचना मिली, और सूचना मिलने के बाद यदि आपने 1 महीने तक पैसा नहीं निकाला तो आपका कोई ब्याज नहीं। हो सकता है आपको सूचना बहुत लेट मिली हो, 15 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद, तो आपने 20 तारीख को ये पैसा निकाला, तो यहाँ पे हम तारीख लिखते हैं 20/1/19, और आपके जो सदस्य हैं समूह में जो सदस्य हैं उन्होंने इस पैसे को निकालने के लिए बोला, तो आपने क्या किया, इसमें केवल एक लाइन लिखनी है कि इसमें क्या होता है, आपको चेक बुक भी मिलती है, चेक क्रमांक 230/440 द्वारा 1 लाख रुपए बैंक से निकाले। फिर इसके बाद पूरा कॉलम, और यहां हो जाएगा 1 लाख रुपए, और यहां लग जाएगा डैश। सिंपल सी पहले ये लाइन लिखनी है, और इस लाइन लिखने के बाद चूंकि 20 तारीख को आपने पैसा निकाला, और 20 तारीख को पैसा निकालने के बाद जनवरी में आपने पैसा निकाला, उसके बाद फरवरी के अंदर जो मीटिंग हुई वो 1 तारीख को हो चुकी है। और अब हम इसके पास चलते हैं मार्च की मीटिंग में। 1 मार्च 2019, 1 मार्च 2019 को पता चला कि इस समूह ने 20,000 रुपए जमा करा दिया। इसमें ब्याज पहले नहीं लगता, टोटल 20,000। ग्राम संगठन की तारीख फिर आ जाएगी, ग्राम संगठन की तारीख फिर आ जाएगी 20,000
ब्याज की राशि का पता नहीं है। कुल 20,000 रुपए इस समूह ने जमा कराया, बकाया कुछ नहीं, और शेष ऋण बाद राशि बची 80,000। अब जो इन्होंने 20,000 जमा कराया था, ये जमा कराया था 28 फरवरी को, ठीक है। अब इन्होंने 28 फरवरी को 20,000 जमा कराया, और इसमें यानी कि जैसे ही 20 जनवरी को इन्होंने पैसा निकाला 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का ब्याज शुरू हो गया। शुरू होने के बाद शेष में 1 लाख लिख दिया हमने। फिर उसके बाद इन्होंने 20,000 चुकाए, 20,000 चुकाने के बाद शेष 80,000 रह गए। अब 80,000 पे ब्याज लगेगा। फिर इसके बाद 1 अप्रैल 19 में 10,000 और चुका दिए। तो शेष ऋण राशि बच गई 90,000। ये चुकाया 4/3/19 को। इसमें कोई तारीख निर्धारित नहीं है कि एक ही तारीख को जमा कराना है। हर महीने कितना भी जमा करा सकते हैं, कितना भी निकाल सकते हैं। 1/4 को मीटिंग के अंदर जब पासबुक या जो भी एंट्री हुई उसमें पता चला कि इसको ब्याज भी लगा, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन तारीख 1/4/19, यानी कि इस बार ब्याज की मांग रही समूह से 200, उसे बैंक ने 200 रुपए की ब्याज की डिमांड करी, बकाया के साथ में भी 200 रुपए ब्याज की डिमांड आ जाएगी। अब चूंकि पता नहीं था इसलिए इन्होंने जमा ही नहीं कराया, और यहाँ पे 200 रुपए ब्याज बकाया रह गया। अब यहाँ पे बकाया वाली राशि हो गया था, और ब्याज की राशि इसमें जुड़ जाएगी। फिर इसके बाद एक महिला ने कहा कि उसे 10,000 की जरूरत है, वो 20,000 रुपए की जरूरत है, और 20,000 रुपए समूह के अंदर नहीं थे। तो इस कंडीशन में क्या करा, उस महिला को इस समूह ने वापस फिर चेक बना के दे दिया। तो इस बार फिर पैसा निकाल लिया। तो 15/4/19 को 15,000 20,000 रुपए चेक द्वारा निकाला। $90,200। यानी कि कुल मिला के सीसी लोन में क्या होता है कि एक लिमिट के अंदर कितनी बार आप पैसा निकाल सकते हो, कितनी बार ही पैसा जमा करा सकते हो। बस इसमें एक नियम, एक ही शर्त होती है कि जब साल की एंडिंग होती है, यानी कि साल क्लोज होता है, उस समय तक एक बार इस लोन को पूरा क्लियर करना पड़ता है। और अगर पूरा क्लियर कर देते हो तो आपकी लिमिट ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी, और हमेशा जो ब्याज लगेगा वो घटती राशि पे लगेगा। इस पे कोई फिक्स ब्याज नहीं होता, फिक्स किस्त नहीं होती, कितनी भी पैसा आप जमा करा सकते हो। तो बैंक लिंकेज समीक्षा रजिस्टर आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम चलेंगे अपनी अगली पुस्तक की तरफ। अभी हम पढ़ रहे थे बैंक ऋण लिंकेज समीक्षा रजिस्टर। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने 11वीं पुस्तक की तरफ। जिस प्रकार ऋण पुस्तक लिखने के बाद हमने वीओ ऋण डीसीबी लिखा था, क्योंकि हमें सीएलएफ को सूचना भेजनी है, तो उसी प्रकार से बैंक ऋण लिंकेज पुस्तक यानी कि बैंक लिंकेज रजिस्टर भी लिखा, और उसके बाद अब हम उसकी डीसीबी भी लिखेंगे ताकि सीएलएफ को सूचना भेज सके कि कितने समूहों को पैसा मिला है। इसके लिए हम चलते हैं पहले इसकी परिभाषा पे। जिस पुस्तक में वीओ के सदस्य समूह को बैंक से मिले ऋण की मांग प्राप्ति शेष, दोबारा सुन लीजिए, मांग प्राप्ति शेष का विवरण लिखते हैं, उसे हम बैंक ऋण डीसीबी कहते हैं। इसके लाभ, समूह के बैंक ऋण की मांग प्राप्ति शेष का पता चलता है। नंबर 2, सीएलएफ को समूह के बैंक ऋण तथा ऋण वापसी विवरण को भेजने में मदद मिलती है। यह पुस्तक कुछ इस प्रकार की होती है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो
इसमें और आपको बैंक ऋण जो वीओ ऋण डीसीबी है उसमें कोई भिन्नता नहीं मिलेगी। इसमें सब कुछ लिखने का तरीका सब कुछ सेम है, बस उसके अंदर केवल एक ही बात थी कि उसमें वीओ ऋण लिखा हुआ है और यहाँ पर बैंक ऋण लिखा हुआ है। ये बैंक ऋण वाली पुस्तक है, बाकी के सारे कॉलम वही सेम के सेम 14 कॉलम रहेंगे जो कि हमें इसमें लिखने हैं। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास की तरफ। जैसा कि मैं पुस्तक में दिखाया इस प्रकार का कुछ इंटरफेस उसमें बना हुआ है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राम संगठन का नाम लिख लेंगे, उजाला ग्राम संगठन। गांव का नाम आ जाएगा बर्थर। क्लस्टर संगठन निवाई और ब्लॉक भी निवाई, और जिला आ जाएगा हमारा टोंक। ठीक है, किस महीने का हम ये डीसीबी तैयार कर रहे हैं उसका यहाँ पे महीने का नाम आ जाएगा, जैसे कि अप्रैल 2019। अब इसके अंदर हमें उतने समूहों का डाटा लिखना है जितने समूहों को बैंक से पैसा मिला है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 समूहों को पैसा मिला है, कितना, 1-1 लाख रुपया। इस प्रकार से टोटल राशि हो गई 2 लाख रुपए, और पिछले महीने तक इनका कोई बकाया नहीं था, और बकाया के साथ मांग में इस महीने की जो मांग राशि है वह आ जाएगी, और साथ में ब्याज आ जाएगा। ब्याज हम मान लेते हैं 1200 रुपये ब्याज ले रहा है, वैसे 10,000 और ये 1200 रुपये, टोटल 20,000 रुपये किस्त और 2,400 रुपये ब्याज के। इसी प्रकार से इस माह में इन्होंने 10,000 रुपये, दोनों समूह ने 10,000 रुपये वापस कर दिए, और 1200 रुपये ब्याज का वापस करा। टोटल 20,000 रुपये उन्होंने वापस कर दिए, और 12 दूनी 2400। बकाया कुछ रहा नहीं, और शेष ऋण राशि बच गई 1 लाख में से 10,000 गए तो 90,000। तो ये हो गया हमारा 1,80,000। ठीक है, इसी महीने में एक नया समूह था जिसका नाम था अंजलि एसएचजी। इसको नया ऋण मिला था, तो हम सारे कॉलमों पे लगा देंगे डैश, और आखिरी में लिख देंगे 1 लाख रुपए। तो नया ऋण मंजूर कॉलम में भी आ जाएगा हमारा 1 लाख रुपए, और शेष ऋण राशि हो जाएगी 90,000 बीजासन माता के, 90,000 हमारे जय दुर्गा के शेष बचे, और 1 लाख नया लोन मिल गया अंजलि एसएचजी को। तो टोटल राशि बढ़ गई हमारी 2,80,000 रुपए। देख लीजिए, बिल्कुल सेम वही तरीका है, बस इसमें और पिछली वाली डीसीबी में बस इतना ही अंतर है कि यहाँ पर जो ये जगह है यहाँ पे तो लिखा है बैंक ऋण डीसीबी, जबकि उसके अंदर लिखा था वीओ ऋण डीसीबी। इसके बाद यहाँ पे वीओए अपने हस्ताक्षर कर देगा, वीओए अपने हस्ताक्षर कर देगा, और यहाँ पे कर देंगे पदाधिकारी मोहर लगा के हस्ताक्षर। मोहर लगा के यहाँ पे पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। लिखने से पूर्व, इस रजिस्टर को लिखने से पूर्व इस पन्ने में और नीचे जो व्हाइट पन्ना है इन दोनों के बीच में हमें एक कार्बन लगाना पड़ेगा, और जब ये पूरा डीसीबी तैयार हो जाएगा तो वीओ ऋण डीसीबी और बैंक ऋण डीसीबी इन दोनों के बीच में से सफेद वाला पन्ना फाड़ करके पदाधिकारियों को दे दिया जाएगा, ताकि वो सीएलएफ में ले जाके उसे प्रस्तुत कर सके। ठीक है ना, हमारी यहाँ पर बैंक ऋण डीसीबी कंप्लीट होती है।